आपने एक शब्द सुना होगा, लूप होल। लूप होल का अर्थ होता है बचाव का रास्ता। अक्सर ही बड़े बड़े अपराधी नियमों में लूप होल ढूंढ लेते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। और जब तक सरकार को इन नियमों की खामियों के बारे में पता चले, तब तक ये अपराधी अपना काम कर चुके होते हैं। लेकिन आज हम जिस सबसे बड़े लूट की बात करने जा रहे हैं, स्कैम की बात करने जा रहे हैं, उसमें न सिर्फ लूप होलों का इस्तेमाल किया गया, न सिर्फ सरकारी नियमों की कमियों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि नए नए सरकारी नियम भी बना दिए गए ताकि स्कैम आसान हो जाए। और इस स्कैम में आशा वर्कर्स, बैंक से जुड़े कर्मचारी, बीमा के दावों के जांचकर्ता और न जाने कितने सारे लोग शामिल हैं। हजारों करोड़ का यह घोटाला, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यह घोटाला उजागर हुआ और अभी भी दिन प्रतिदिन, मिनट बाय मिनट इस घोटाले की जांच लगातार चल रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने कई ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो बीमा कंपनियों की रकम को हड़पते थे और फर्जीवाड़े के नए नए तरीके ढूंढते थे। ये गैंग न सिर्फ बीमा कंपनियों, बैंकों, अस्पतालों और आधार कार्ड से जुड़े नियमों को बारीकी से समझकर उन नियमों के लूप होल्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि नए नए नियम भी बना रहे थे। कैसे थे ये नियम? ये नियम ऐसे थे कि ये जिंदा व्यक्ति को मार देते थे, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे, बीमार व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए और मर चुके व्यक्ति के लिए 20 लाख रुपए का सरकारी अनुदान दिलाते थे। वो हकीकत में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बीमा कंपनियों से पैसे ऐंठने के लिए किया जाता था। और ये सब कुछ हो रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां गरीब अशिक्षित लोगों को नए नए सरकारी नियम बताए जाते थे और उनसे दस्तावेज लिए जाते थे। उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिया जाता था, साइन कराया जाता था और फिर स्कैमर्स का फोन नंबर बंद हो जाता था, स्विच ऑफ आने लगता था। सवाल है, क्या ये गरीब इतने अशिक्षित हैं कि किसी को भी अपनी सारी जानकारी यूं ही दे रहे हैं? जवाब है नहीं, किसी को नहीं, बल्कि भरोसेमंद को। कौन थे वो भरोसेमंद लोग जो भरोसे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? ये भरोसेमंद लोग कोई और नहीं बल्कि उनके आसपास ही दिन रात रहने वाले लोग हुआ करते थे। दरअसल इस लूट का पूरा एक अपना इकोसिस्टम था। कैसा इकोसिस्टम था? सबसे पहले गांव में काम करने वाली आशा वर्कर्स, जिन्हें आप आशा बहू भी कहते हैं, वो जरूरतमंद और गरीब परिवारों के पास जाती थी और देखती थी कि उस परिवार में कौन बीमार है, कौन कैंसर पीड़ित है, कौन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसके बाद उसकी मौत हो सकती है। इस तरीके के परिवार में जाके उन लोगों को नए नए सरकारी नियम बताए जाते थे, वो सरकारी नियम जो कभी सरकार ने चलाए ही नहीं, कभी लागू ही नहीं किए। और लोग उनकी बातों पे भरोसा सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि वो आशा बहुएं थी। आशा बहू सरकारी कर्मचारी होती हैं। गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना, डिलीवरी के समय महिला को सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना, ये सब आशा बहू के कुछ मुख्य काम होते हैं। क्योंकि आशा बहू दिन भर उन्हीं लोगों के बीच उसी गांव में रहती थी, अमूमन आशा बहू उसी गांव की होती भी थी, तो परिवार की ही बेटी पे, गांव की ही बेटी पे लोग शक भी कम करते थे। उन्हें लगता था कि दस्तावेज ले जा रही हैं तो जरूर कोई ना कोई सरकारी योजना का लाभ दिला ही देंगी। लेकिन फिर ये दस्तावेज, ये कागजात आशा बहुओं के हाथ से आगे नेटवर्क के अगले हिस्से में पहुंचते थे, जहां इन कागजातों की जांच होती थी और जो भी कागज अधूरे हैं, नहीं हैं, उसे बनाने का जुगत लगाया जाता था। यहां तक कि इस स्कैम में कई लोगों के आधार कार्ड भी संशोधित किए गए, आधार कार्डों पर नाम बदल दिया गया, गांव बदल दिया गया, नई पहचान दे दी गई। अब सभी प्रकार के संशोधित या दस्तावेज अगले चरण में बैंकों में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही सेटिंग लगा दिया जाता था और वो कुछ अधूरे, कुछ पूरे, कुछ सही, कुछ गलत दस्तावेज मुहर मारकर फाइलों में बंद कर दिए जाते थे और खुल जाता था बैंकों में उस आदमी के नाम का एक अकाउंट, एक खाता, जिसके बारे में उस बीमार व्यक्ति को, उस लाचार परिवार को कुछ पता ही नहीं है। और अब यहां से शुरू होता था स्कैमर्स का इंतजार उस बीमार व्यक्ति के मरने का। कई बार अगर इंतजार लंबा हो रहा है तो गैंग के मेंबर्स खुद ही उस व्यक्ति को मार देते थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल दी जाती थी, उसमें भी हेरा फेरी कर दी जाती थी, जिससे कि बीमा के पैसे गैंग मेंबर्स की जेब में आसानी से आ जाएं, जबकि उस आदमी को या उसके परिवार को न तो इस स्कैम के बारे में पता था, न बैंक में खुले उनके खातों के बारे में पता था, न उनके नाम पर कराए गए किसी भी प्रकार के किसी भी बीमा के बारे में कुछ भी जानकारी किसी को नहीं थी। और ये सब कुछ बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में छापा है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जनवरी 2025 यानी कि इसी साल की शुरुआत में, जनवरी महीने में, अचानक एक रोड चेज में
पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों की मोबाइल फोन और इनसे मिले दस्तावेजों की जांच शुरू की गई और जब उन दस्तावेजों को गहनता से जांचा गया तो इस बीमा स्कैम की परतें खुलने लगीं। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। जांच का नेतृत्व कर रही संभल की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी अनुकृत शर्मा ने बताया है कि हमें कई राज्यों से शिकायतें मिल रही थीं, हजारों पीड़ित हो सकते हैं और ये बीमा घोटाला आसानी से 100 करोड़ से ऊपर का हो सकता है। अब बताते हैं आपको इस 100 करोड़ के घोटाले से जुड़े कुछ गंभीर मामलों के बारे में, जहां मरे हुए लोगों को जिंदा कैसे किया जाता था, जिंदा लोगों को बीमा के पैसों के लिए मारा कैसे जाता था। बुलंदशहर जिले के भीमपुर गांव की रहने वाली सुनीता देवी के पति सुभाष गंभीर रूप से बीमार थे। उसी समय बीमा गैंग ने एक आशा वर्कर के जरिए उनसे संपर्क किया। पुलिस का कहना है कि सुनीता के पति का बीमा करवाया गया था और उनके पति की मौत के बाद बीमा गैंग ने उनके खाते से बीमा की रकम निकाल ली। सुनीता के दस्तावेज संभल पुलिस को उन्हीं 2 अभियुक्तों के फोन से मिले थे जिन्हें पुलिस ने जनवरी महीने में गिरफ्तार किया था। दरअसल सुनीता अशिक्षित हैं और उनका परिवार बेहद गरीब है। सुनीता बताती हैं कि मेरे पास पहले एक आशा वर्कर आई, उन्होंने फॉर्म भरवाया, आधार कार्ड मांगा, बाकी कागजात लगवाए और साइन करवाया। उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार की तरफ से तुम्हें बीमा के पैसे मिलेंगे और उन पैसों से तुम अपने पति का इलाज करवा लेना। सुनीता का बुलंदशहर के ही अनूपपुर शहर की यस बैंक शाखा में खाता खुलवाया गया। बीमा की रकम इसी खाते में आई थी जिसे सेल्फ चेक के माध्यम से एक महिला ने जाकर निकाल लिया था। एएसपी अनुकृति शर्मा कहती हैं कि इस स्कैम में आशा वर्कर से लेकर बैंक के कर्मचारियों तक सब के सब मिले हुए थे। सुनीता कभी बैंक गई ही नहीं और उनका केवाईसी करवाकर खाता खुलवाया गया था। उनके बैंक जाए बिना सेल्फ चेक के माध्यम से पैसा निकाल लिया गया। पुलिस ने इस संबंध में एस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजरों को गिरफ्तार किया है। अगली घटना यह है कि किस प्रकार से मरे हुए लोगों को दस्तावेजों में जिंदा किया जाता था, उनका बीमा करवाया जाता था और फिर उस बीमा की रकम को स्कैमर्स खुद ही निकाल लेते थे। ये कैसे होता था, आइए समझते हैं। ये मामला है दिल्ली के रहने वाले त्रिलोक का। त्रिलोक की मौत जून 2024 में ही कैंसर से हो गई थी। त्रिलोक का दिल्ली के ही निगम बोध शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ था, जिसकी पर्ची भी मौजूद है। स्कैम गैंग ने त्रिलोक की मौत के बाद दिल्ली के एक बैंक में उनका खाता खुलवाया, बीमा पॉलिसी करवाई और फिर दिल्ली के जेबी पंत अस्पताल से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया गया। ये गैंग बीमा स्कैम की रकम निकाल पाता उससे पहले ही संभल पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। बीमा रकम के लिए किए जाने वाले फर्जीवाड़े सिर्फ गंभीर रूप से बीमार लोगों या मर चुके लोगों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पुलिस का दावा है कि बीमा की रकम हड़पने के लिए हत्याएं तक हुई हैं। एएसपी अनुकृति शर्मा का दावा है कि जांच के दौरान संभल पुलिस के सामने हत्या के ऐसे कम से कम 4 मामले आए हैं जिन्हें हादसे में हुई मौत बताया गया था। इन 4 लोगों में से एक थे 20 साल के अमन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा और संभल जिले की सीमा से गुजरती सड़क पर रहला थाना के करीब 5 किलोमीटर दूर सुनसान स्थल पर 20 साल के अमन की नवंबर 2023 में हादसे से मौत दिखाकर बीमा वसूला गया था। ये नवंबर 2023 की घटना है। स्कैम कितने दिनों से और कितने बड़े पैमाने पे चल रहा है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। पुलिस ने अपने जांच में यह दावा किया है कि अमन की बीमा फ्रॉड करने वाले गैंग ने ही हत्या की है। पुलिस कह रही है कि ये स्कैमर्स कई राज्यों में फैले हो सकते हैं। एएसपी अनुकृत शर्मा कहती हैं कि UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आपका आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है, आधार कार्ड से जुड़े नियमों में संशोधन करने की अनुमति देने वाली संस्था है, उसने बहुत से सेफगार्ड बनाए हैं जिन्हें बाईपास करना आसान नहीं है। लेकिन बीमा फ्रॉड करने वाले ये गैंग और इन गैंग का नेटवर्क इतना जटिल है कि इन्होंने हर सेफगार्ड को बाईपास कर दिया। जब बीबीसी ने आधार डेटा को लेकर हुए इन बदलावों के बारे में UIDAI से जानकारी हासिल की कि आपके सेफगार्ड कितने सुरक्षित हैं और किस प्रकार से आधार कार्ड में संशोधित करके किसी व्यक्ति की पहचान भी बदल दी जा रही है, तो इन सारे सवालों के जवाब में UIDAI ने कुछ भी नहीं कहा है और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर भी UIDAI मौन है। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लगातार लिख रही है कि उसने जिस भी संबंधित सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से इस फर्जीवाड़े के बारे में पूछा, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। पुलिस भी अभी भी जांच में जुटी हुई है। अनुकृति शर्मा कहती हैं कि हम 5 महीने से लगातार जांच में जुटे हुए हैं,
इस मामले में अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हजारों फर्जी पॉलिसियां सामने आई हैं और अनुकृति शर्मा को लगता है कि वो अभी 10% भी काम नहीं कर पाई हैं। अनुकृति का कहना है कि ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। खैर, सरकारी महकमा तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन यदि आप डिजिटल होने के बाद भी अशिक्षित हैं तो इसमें गलती स्कैम करने वाले अपराधियों की नहीं है बल्कि आपकी है। आप गरीब हैं, लाचार हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, ये सब आपकी गलती है। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्ज हो रहे हैं, मीडिया खुशियां मना रही है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों का नाम ही काट दिया जा रहा है, कभी अकबर तो कभी औरंगजेब, कभी हिंदी तो कभी मराठी। जब सरकार ही इन सब कामों में व्यस्त है तो अपराध तो बढ़ते ही रहेंगे। तो सतर्क रहिए और अपनों को भी सतर्क और जागरूक बनाए रखिए। देखते रहिए द सोशल डाइस शो।